डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग 2019 अनसॉल्व पेपर के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिएगा, 2019 अनसॉल्व पेपर के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको सॉल्व कराए गए क्वेश्चंस अकार्बनिक रसायन से होंगे। सॉल्व कराए गए क्वेश्चंस अकार्बनिक रसायन से होंगे, जबकि आपको होमवर्क में दिए गए क्वेश्चन कार्बनिक रसायन के होंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की क्लास का आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए और इसे हल करने का प्रयास करिए। कितने लोग इसमें हल कर सकते हैं, ज़रा हाथ उठाइए, बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कितने लोग हल कर सकते हैं इस सवाल को तुरंत। चलिए मैं शुरू करता हूँ इस सवाल को। तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? सवाल लिखा है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो पहले आप जानिए कि ये क्रोमाइट अयस्क क्या है। तो जो क्रोमाइट अयस्क होता है ये होता है फेरस ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड का मिश्रण Cr2O3, जिसे एक साथ लिखने के लिए लिखा जाता है FeCr2O4। FeCr2O4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इससे आपको बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब K2Cr2O7। ये आपको निर्माण करना है। रासायनिक समीकरण भी लिखना है, मतलब जो आप बनाएंगे जितने पद में उतने पद का आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है। और लास्ट में पूछ रहा है कि डाइक्रोमेट की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया क्या है, अर्थात ऑक्सीडेशन इसका क्रिया बताना है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता के बताया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया इसको। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। शुरू करें हम लोग। आपको बनाना कैसे है, कितने पद में बनता है ये बनता है आपका 3 पद में। कितने पद में? 3 पद में। कौन कौन से पद होते हैं देखिए आप लोग। पहला नंबर आप पकड़ेंगे क्रोमाइट अयस्क। क्या पकड़ेंगे? क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क। इस क्रोमाइट अयस्क को ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्रोमाइट अयस्क को किसकी मात्रा के साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड की सूक्ष्म मात्रा के साथ लेकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सूक्ष्म मात्रा के साथ लेकर भर्जन करते हैं। क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। आप इस बात को सेंटेंस पूरा लिखिएगा, अगर मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखता हूं तो। क्रोमाइट अयस्क है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सूक्ष्म मात्रा रहेगी और उसका आप भर्जन करेंगे। मैंने जो सेंटेंस बोला आप उसको सुनकर लिखिएगा। तो कैसे होगा देखिए। क्रोमाइट अयस्क फॉर्मूला है इसका FeCr2O4। FeCr2O4 ये हो गया आपका क्रोमाइट अयस्क। इसमें आपको मिलाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसका भर्जन करना है। भर्जन आपको मालूम होगा कि किसी भी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे वायु रहेगा, अर्थात उसकी O2 रहेगी। जब भी आप वायु बोलते हैं मतलब O2 ही रहेगी। और इसको गर्म करेंगे हम लोग। तो जैसे ही गर्म करेंगे आपको मिलता है यहाँ पे सोडियम क्रोमेट। क्या मिलता है? सोडियम क्रोमेट मिलता है। नाम लिख लीजिएगा इसके नीचे, सोडियम क्रोमेट। और प्लस जो आपका आयरन है वो अपना ऑक्साइड बना के निकल जाता है, जो कि फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। और प्लस में जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो FeCr2O4 के सामने आप 4 कर देंगे और NaOH के सामने आप 16 कर देंगे। कितना कर देंगे? 16। और O2 के सामने आप 7 कर देंगे। फिर जो आपका Na2CrO4 बना इसके सामने आपको 8 करना पड़ेगा। उसके बाद Fe2O3 के सामने 2 करना पड़ेगा और इसके सामने 8 करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप संतुलित नहीं करेंगे तो भी आप बच सकते हैं, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन अगर उसने कहा कि संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए तो संतुलित करना पड़ेगा, इसीलिए संतुलन में आप याद करके जाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ से जो आपका सोडियम क्रोमेट बना हुआ है, इस सोडियम क्रोमेट को हम दूसरे पद में लेकर चलेंगे। किस पद में लेकर चलेंगे? दूसरे पद में। दूसरे पद में ये जो हमारा Na2Cr
O4 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया है, Na2CrO4 है, Na2CrO4, ये आपका 2 नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, Na2CrO4 है ये। अब देखिए आप, Na2CrO4 है, इसका आपको सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन करना है। किस में परिवर्तन करना है? सोडियम डाइक्रोमेट में। अब आएगा, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट हमको बनाना क्या था? हमको तो बनाना था पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन हमने पहले बनाया सोडियम डाइक्रोमेट, फिर हम इसको बदलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। अभी देखिएगा कैसे। तो अब आप देखिए जरा कि ये जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट बना हुआ है, अब आप इसको कैसे बदलेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। जो आपका सोडियम क्रोमेट बना है, इसको सोडियम डाइक्रोमेट में आप कैसे बदलेंगे? तो देखिए जरा कैसे बदलेगा। आपको इसके लिए इसे गर्म करना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो देखिए आप रिएक्शन लिखिएगा Na2CrO4। इसको जब आप क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 से, किससे कराएंगे? सांद्र H2SO4 से। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब सांद्र H2SO4 से इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2 और O7, ये हो जाएगा आपका Na2Cr2O7। इसको लिखिएगा आप लोग Na2Cr2O7, यहाँ पे रहेगा O और आगे रहेगा 7। उसके बाद देखिए प्लस में आपका सोडियम सल्फेट और जल बाहर निकल जाएगा। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 और प्लस आपका जल बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? जल बाहर निकलेगा। तो यहाँ से आप देखिए जरा क्या मिला आपको। यहाँ पे मिला आपको सोडियम डाइक्रोमेट, इसका नाम लिख लीजिएगा सोडियम डाइक्रोमेट, इसका आप नाम लिख लीजिएगा। ये नारंगी रंग का विलयन होता है। किस रंग का होता है? नारंगी रंग का विलयन होता है। ये आपके जानने योग्य बात नहीं है, ठीक है। अब तीसरे पद में हम लोग चलेंगे। तीसरे पद में जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट बना है Na2Cr2O7, इसको हम बदलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। किसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लिखिएगा कि सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया KCl से करा देते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया KCl से करा देते हैं। तो देखिए आप लोग Na2Cr2O7, और जैसे ही आप इसकी क्रिया KCl से कराएंगे, चूंकि आप जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोटेशियम सोडियम से ऊपर है, इसलिए वो सोडियम को यहाँ से हटा देगा और अपने आ जाएगा उसकी जगह, तो बन जाएगा K2Cr2O7। तो Na को जाना पड़ेगा Cl के साथ, तो वो चला जाएगा Cl के साथ, प्लस में बन जाएगा NaCl। देखिए रिएक्शन कितना आसान है। आपने यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी को प्रयोग किया, रिएक्शन आपको आसानी से तैयार हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हमने बना लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम लिख लीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिए कितने पद में बना आपका? पहले पद में आपका बना, पहले पद में आपको मिल गया क्रोमाइट अयस्क से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। दूसरे पद में आपको मिला सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, जिसमें आपने उसे सांद्र H2SO4 से क्रिया कराई थी। उसके बाद देखिए तीसरे पद में आपको जैसे ही आपने KCl से क्रिया कराई, ECS का रूल लग गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी का रूल लग गया, और पोटेशियम ने सोडियम को हटा दिया और बन गया K2Cr2O7। तो इस प्रकार से आपका हो गया K2Cr2O7 का निर्माण, ठीक है ना। तो अब हमने जब K2Cr2O7 का निर्माण देख लिया, तो अब हम देखेंगे इसकी अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया को, अर्थात यह अम्लीय माध्यम में क्या करता है। तो ये जान लीजिए K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। वो भी कैसे करता है, जरा आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये कैसे कार्य करता है? जैसे ही आप इसको अम्ल में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं? देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको रिएक्शन याद कराऊंगा। ये K2Cr2O7 जैसे ही आप इसमें अम्ल मिलाते हैं, जैसे H2SO4 मिलाते हैं, तुरंत ही इसके जो दोनों है पोटेशियम और क्रोमियम,
ये झपट के पकड़ लेते हैं सल्फेट को, तो पोटेशियम अपना सल्फेट K2SO4 बना लेता है और क्रोमियम अपना सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये 4 है आपका SO4 के नीचे, ध्यान दीजिएगा। तो Cr2SO4 का होल थ्राइस बना लेता है। बाकी आपका छूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है आपका वो पकड़ लेता है ऑक्सीजन को, और कुछ ऑक्सीजन जो बचते हैं वो हमें नवजात ऑक्सीजन के रूप में दिखते हैं। यही जाते हैं किसी का ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। इसीलिए तो ध्यान दीजिएगा, K2Cr2O7 को ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। और एक बात देख लीजिए, अगर आपको इन ऑक्सीजन को कोई नहीं मिलता है तो ये लोग अपने आप को O2 में बदल लेते हैं। तो इसी रिएक्शन को आप बोल सकते हैं कि K2Cr2O7 प्लस प्लस H2SO4, तीर के बाद K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। लेकिन अब जब ऑक्सीकारक कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे आप, तो प्लस O लिखिएगा। यही O जाएगा जिस पदार्थ का आप ऑक्सीकरण कराना चाहते हैं उसके पास। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कार्बन, कार्बन का ऑक्सीकरण कराना चाहते हैं, तो ये नवजात ऑक्सीजन पहुंच जाएगा उस कार्बन के पास और उससे कहेगा लो बच्चा तुम जोड़ लो और बन जाओ CO2। ये बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऐसे ही फास्फोरस जाएगा अगर, तो फास्फोरस को P2O5 में बदल कर उसका अम्ल बना देगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए सल्फर का ऑक्साइड जाएगा तो उसे SO3 से बदल कर SO4 पे 2- में बदल देगा। ठीक, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा पहला सवाल समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा कि हम क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण कैसे करेंगे और उसकी अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होगी। ठीक है ना? आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आगे के क्लास में उसे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल। अगला सवाल आपका आता है उप सहसंयोजी यौगिक नामक चैप्टर से। किससे आता है? उप सहसंयोजी नामक यौगिक चैप्टर से आता है। इस चैप्टर से आज मैं आपके लिए 2 सवाल लेकर आया हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उप सहसंयोजन यौगिकों में आयनन समावयवता और ध्रुवण समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आयनन समावयवता और ध्रुवण समावयवता को उदाहरण सहित समझाइएगा आप लोग। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समावयवता शब्द क्या है। समावयवता, तो समावयवता सहसंयोजी या उप सहसंयोजी यौगिकों का ऐसा गुण है जिसमें उनके सूत्र समान होते हैं। याद रखिएगा, क्या समान होते हैं जी? सूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक ऐसे सहसंयोजी या उप सहसंयोजी यौगिक जिनके सूत्र समान होते हैं परंतु गुण अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और ये जो घटना है ना, वो समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। अब समावयवता की जब बात उठती है तो उनके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार ही आपके सामने पूछे गए हैं, जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको पूरा विस्तार पूर्वक जानना है तो जाइए आप अपना नोट्स पढ़िए, जैसे जैसे सेट में आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या कहा गया, पहला आपको आयनन समावयवता। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जिस समावयवता को वो पूछता है, ध्यान दीजिएगा, जो समावयवता आपसे पूछी जाती है उसी के बदलने के कारण होती है वो समावयवता। जैसे आपसे पूछा आयनन समावयवता, क्या है? आयनन समावयवता। आयनन समावयवता, तो आयनन समावयवता है तो इसका मतलब ये आयन के बदलने के कारण होगी। किसके बदलने के कारण होगी? आयन के बदलने के कारण होगी। याद रख लीजिएगा आप लोग। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखेंगे आयनिक समावयवता में, ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु वे
परंतु वे जल में वियोजित होने के बाद अलग अलग आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। हो गया ना। और यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। जैसे अब आप लिखिए जैसे। देखिए, तो मैं आपके सामने एक यौगिक लिख रहा हूं, COBr NH3 और बाहर मैंने लिखा SO4 पे 2- सॉरी SO4 पे 2- नहीं लिखना है, केवल आपको लिखना है इसमें SO4, क्योंकि आयन तो नहीं लिखना है ना आपको। अब बताइए इसमें कौन क्या है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, फिर मैं आयन की बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो आपका बड़े कोष्ठक में लिखा गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जटिल आयन। क्या बोलते हैं? जटिल आयन। हो गया। और ये जो आपका है, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। आपसे पूछा जाता है सवाल में, याद रख लीजिएगा, इसको भी ध्यान में रखिए। जो भी आपको बड़े कोष्ठक के बाहर दिखेगा वो काउंटर आयन होता है। हिंदी में इसे सह आयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह आयन भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए मैं इसी का एक और रूप लिखता हूं, ऐसा ही एक और सूत्र लिखता हूं मैं। CO, उसके बाद SO4, फिर उसके बाद NH3 और इसके बाहर Br, ये मैं लिखता हूं। चलिए तो जरा हम इनके आयन की बात करते हैं। जैसे ही हम इनको जल में घोलते हैं, तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि ये जो हमारे जटिल यौगिक होते हैं, कौन होते हैं? जटिल यौगिक। इन जटिल यौगिकों में अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ा कोष्ठक होता है ये हमेशा एक साथ रहता है, कभी अलग नहीं होता है। और ये जो बाहर वाला है यही अलग होता है। तो पहले आप लिखेंगे बड़े कोष्ठक में CO, फिर Br और फिर NH3 और 5, इसको एक साथ लिखेंगे और इसको बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। इसके ऊपर का आवेश क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए प्लस में आपको दिखा SO4 और इसके ऊपर आपने याद किया हुआ है 2-, तो इसके ऊपर फटाक से 2+ आ जाएगा। तो देखिए आपको आयन में मिले कौन कौन से। एक तो आपको मिल गया सल्फेट आयन, और एक तो आपको मिल गया पेंटा एमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट आयन। ठीक है ना, ध्यान में रखिए। अभी मैं इसका यूपीएससी नाम भी दिखा रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। तो ये आपको आयन मिल गया। और इसमें देखिए जरा, जब इसके आयन की आप बात करेंगे, जब इसको आप जल में ले जाके घोलेंगे तो इसमें क्या क्या बनता है जरा देखिए। तो इसमें भी बड़ा वाला कोष्ठक एक साथ रहेगा, बाकी बाहर वाला अलग होगा। तो जो आपका बड़ा वाला कोष्ठक है वो हो गया CO, फिर आया आपका SO4 और फिर आया आपका NH3 और क्या नीचे 5। इसको बड़ा कोष्ठक लगा के छोड़िए। लेकिन प्लस में इसके बाहर कौन दिख रहा है? इस बार Br दिख रहा है, तो इस पर माइनस मिलेगा। तो जैसे उस पर माइनस मिलेगा इस पर क्या मिल जाएगा? प्लस। अब जरा देखिए आप बताइए कि जो दोनों यहाँ पे फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्मूले जो आपके हैं यहाँ पर, क्या उनमें आयन सेम सेम दिख रहे हैं? देखिए इसमें और इसमें, यहाँ पे आयन, इसमें सल्फेट आयन दिख रहा है, लेकिन क्या कहीं इसमें सल्फेट आयन दिखा? नहीं दिखा। इसमें तो आपको ब्रोमाइड आयन दिख गया। तो देखिए दोनों में आयन अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब ये है आयनन समावयवता। कैसी समावयवता है जी? आयनन समावयवता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। सूत्र देखिए दोनों का एक ही समान है क्या? एक कोबाल्ट इसमें, एक कोबाल्ट इसमें, एक SO4 इसमें, एक SO4 इसमें, एक ब्रोमीन इसमें, एक ब्रोमीन इसमें, 5 NH3 इसमें, 5 NH3 इसमें। वो अंदर है बाहर है कहाँ है इससे मतलब नहीं है, सूत्र तो एक ही है, परंतु आयन अलग अलग हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। आप इसको अपने उदाहरण में लिख सकते हैं। बोलेंगे कि चूंकि इसमें सल्फेट आयन है और इसमें ब्रोमाइड आयन है, इसलिए दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। क्या है? आयनन समावयवी हैं। चलिए दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं अब ध्रुवण समावयवता की। दूसरा बात करते हैं ध्रुवण समावयवता की। ध्यान में रखिएगा, ध्रुवण समावयवता।
जिसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रकाशिक समावयवता के नाम से। किसके नाम से पढ़ा हुआ है? प्रकाशिक समावयवता के नाम से आपने पढ़ा हुआ है। तो इसकी परिभाषा पहले आप लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा आप लोग, बोलें, लिखिए। दो या दो से अधिक ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक, दो या दो से अधिक ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण तो समान होते हैं, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण तो समान होते हैं, परंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है, तथा यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। हो गया? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को देखते हैं कि प्रकाशिक समावयवता आखिर प्रदर्शित कौन करेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु असममित होगा, कैसा होगा? असममित होगा, वही प्रदर्शित करेंगे प्रकाशिक समावयवता। जिनमें सममित होगा वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। आप गांठ बांध लीजिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, एक यौगिक लिखा हुआ है, एक आयन लिखा है, जटिल आयन है Ni, बड़े कोष्ठक, ये छोटे कोष्ठक में Cn, उसके नीचे 4 इस तरह से, और इसके ऊपर 2- ये है। तो इसका देखिए, अगर आप संरचना बनाते हैं तो ऐसे बनाता है Ni, यहाँ पे आपका रहता है Cn, फिर यहाँ पे आपका रहता है Cn, फिर यहाँ पर भी आपका रहता है Cn, फिर यहाँ पर भी आपका रहता है Cn। तो चारों ओर समान है। आप इसको चाहे जिस तरफ से देखिए यही दिखेगा, इसीलिए प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करेगा। इसको आप प्रकाश अक्रिय भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अक्रिय भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, आज के बाद हम लोग अगला सवाल शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, पहले आप, मैं अगला सवाल बोल दिया गलती से, पहले इसको समझेंगे कि प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा तो आप लिख लीजिए। एक उदाहरण लिखेंगे हम लोग। उदाहरण में मैंने कहा कि इसकी चारों संयोजकता अलग अलग से पूरी होनी चाहिए। चारों की बात मतलब यहाँ पे जो निकिल है, इसके 4 दिख रहे हैं, तो चारों संयोजकता अलग अलग से जब पूरी होगी तब असममित बन पाएगा, अर्थात आपको असममित समूह लेना है। तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपको, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। देखिए, उदाहरण लिया जाएगा COEN ट्वाइस, COEN ट्वाइस, उसके बाद Cl2, ये आपको लेना है। COEN ट्वाइस और फिर आया आपका Cl2, जिसमें आपको दिख रहा है ये, इसकी संरचना कैसे बनेगी? पहले तो आप बताइए कि EN कैसा लिगेंड है। EN कैसा लिगेंड है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि EN द्विदंती लिगेंड है, एक ही साथ ये 2 बंध बनाएगा। याद रख लीजिएगा, EN जो है द्विदंती लिगेंड है। तो इसका मतलब कोबाल्ट जो है कितने बंध बनाएगा जी इसमें? अगर ये 2 अकेले बना रहा है तो 2 लोग मिलकर 4 बनाएंगे, और क्लोरीन एक बनाता है 2, ये बनाएगा 4 2 6। तो 6 कैसे बनाएंगे जरा इसको देखिए आप लोग, इस तरह से। मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसको, देखिए आप इस चीज़ को और समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसका कैसे बनेगा। पहले आप लिखिए कोबाल्ट को, और एक इधर बनाइए तीर इसकी, एक तीर यहाँ पे बनाइए इसकी, एक यहाँ पे बनाइए, एक यहाँ पे बनाइए, और एक इधर बनाएंगे और एक इधर बनाएंगे। तो जो इधर वाले हैं इन पे Cl लगा दीजिए, और ये जो यहाँ पे है EN लगाइए। तो ये दोनों से बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा आपका, यहाँ भी बनाएगा। इसीलिए आप इसकी संरचना एक बार फिर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे। देखिए, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ से निकाल कर ला के इससे जोड़ता हूँ, और यहाँ से निकाल के ला के इस वाले से, मतलब इसने 2 तीर को एक ही साथ पूरा कर दिया। ऐसे ही यहाँ का भी EN होगा, ये आएगा इससे जुड़ेगा, और ये इससे भी जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया EN द्विदंती लिगेंड है, अर्थात 2 बंध एक साथ बनाता है। तो देखिए 2 बंधों को एक साथ बना रहा है, और इसको आप लिखिए बड़े कोष्ठक में। तो अब आप समझिए कि प्रकाशिक समावयवता हम दर्शाते कैसे हैं।
देखिएगा ध्यान से, जैसे ही आप इसको एक दर्पण के सामने रखेंगे, ये मान लीजिए एक दर्पण है, क्योंकि प्रकाशिक समावयवता में दर्पण का रोल होता है, ध्यान दीजिएगा आप। तो जैसे ही आपने इसको दर्पण के सामने रखा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब आप देखिए कि जैसे ही आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो जैसे आप इधर साइड मुंह करके खड़े हैं, तो दर्पण के बाद जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसका मुंह इधर साइड होता है, मतलब जो आपको इधर देख रहे हैं आप, वो इधर देखता है, उल्टा बनता है, उल्टा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा भी होगा। तो हम इसमें भी यही करने वाले हैं, इसमें भी कैसे, देखिए दोनों सीएल इस बार इधर दिखेंगे आपको, क्यों, क्योंकि जो देखिए इस साइड में था वो इधर आपको दिख रहा है, और जो पीछे था वो इधर दिख रहा है, मतलब ये पीछे वाला आपको दूर जाके दिखेगा और ये वाला यहीं पे दिखेगा। तो देखिए ये कैसे जुड़ा, यहाँ पे ऐसे जुड़ा कोबाल्ट, और यहाँ पे ऐसे जुड़ा, और बाकी ये जो इस तरह से निकलेंगे दोनों ईएन इस साइड में चले जाएंगे आपके, दोनों ईएन इस साइड में चले जाएंगे, ये ईएन यहाँ आएगा और इसके साथ यहाँ पे आके बंध बनाएगा, देखिए आप। उसके बाद एक ईएन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके बंध बनाएगा। तो जैसे ही हमने इसको दर्पण के सामने रखा, इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया, मतलब सीधा आप ध्यान में रखिए कि जो इधर साइड का है उसको यहाँ बनाइए, जो पीछे वाला उसको इधर पीछे बनाइए, बस आपका बन गया प्रकाशिक समावयवता, एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में। और आप इसी उदाहरण को याद भी कर लीजिए प्रकाशिक समावयवता के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण के पहले रखा गया है इसको डी बोलते हैं, डी, और जो दर्पण के बाद मिला इसको बोलते हैं यल, जो दर्पण के बाद मिला उसको बोलते हैं यल। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो डी है ये इसको दक्षिणावर्त घुमाता है, और जो यल है ये वामावर्त घुमाता है। तो ये दक्षिणावर्त और वामावर्त बात क्या है, दक्षिणावर्त और वामावर्त बात क्या है, तो हम बात कर लेते हैं कि दक्षिणावर्त और वामावर्त जो है, इसमें आप बात करेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश की, किसकी, समतल ध्रुवित प्रकाश की। क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, अगर सारे प्रकाश के तल एक सीधी रेखा में है तो हम इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, याद रखिएगा। अब यही जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, अगर आपको इसे इस यौगिक में से गुजारना पड़े, किस यौगिक में से, जिसको आपने पीछे लिखा हुआ था, अर्थात ये पीछे वाला यौगिक, यही वाला, ध्यान दीजिएगा, ये यौगिक जो आपको अभी दिख रहा है, इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी यौगिक में से अगर उसको गुजारा जाएगा तो इसका प्रकाश का तल घूम जाएगा। अब जब प्रकाश का तल घूमेगा तो देखिए दो प्रकार से घूम सकता है, या तो आपका इधर घूम सकता है, इधर साइड में, दूसरा इधर साइड में घूम सकता है, इधर साइड में ऐसे, ठीक है। तो देखिए जरा, आप लोग जब किसी घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी की सुई ऐसे टिक 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 चलती जाती है, इस तरह से आगे बढ़ती है, वो ऐसे आगे बढ़ती है ना। तो ये घड़ी की सुई की दिशा में जब घूमेगा ना, तो हम इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं जी, दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो ये देखिए अभी ऐसे सीधा था, ये इधर मुड़ा, मतलब घड़ी ऐसे ही चलती है, तो सीधा चला, इसका मतलब ये दक्षिणावर्त था। लेकिन ये उल्टा घूम गया तो ये कौन सा वर्त था, वामावर्त था, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रकाश सक्रिय अर्थात प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले जो यौगिक होते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले जो यौगिक होते हैं, वो प्रकाश के ध्रुवण तल को घुमा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकल रहा है, प्रकाश के ध्रुवण तल को घुमा देते हैं। अब अगर ये प्रकाश के ध्रुवण तल को घुमा देते हैं तो इसका नाम ध्रुवण समावयवता पड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है ध्रुवण समावयवता, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इस क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले सवाल को कल की क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सवाल काफ़ी बड़ा और ज़्यादा हो गया था, ठीक है। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल की चर्चा और कर लेता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है बर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए और इन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो ये जो आपका बर्नर सिद्धांत है, बर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं आप घर से पढ़ के आएंगे, क्या है मैं कल की क्लास में इसकी एक बार चर्चा कर लूँगा कि बर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं क्या हैं। देखिए 2 नंबर में पूछा हुआ है, आप इसको नोट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीधा सीधा लिखवाया गया है। जो ट्रिकी चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। मैं सिद्धांत कल एक बार आपको बोल के बता दूंगा क्या क्या है सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आप इस पर फोकस करिए, आपको IUPAC नाम लिखना है इनका। तो IUPAC नाम इसका कैसे लिखेंगे, चला देखिए। यहाँ पे पहले आपको K3 दिख रहा है, तो जो सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे आप। K3 का जो नाम है आप लिख देंगे पोटेशियम। फिर बताइए आप किसका नाम लिखेंगे। अब जाएंगे आप बड़े कोष्ठक वाले का नाम लिखने। बड़े कोष्ठक में आपको कौन दिख रहा है, CO है, फिर NO2 6 बार है। ये जो NO2 का नाम है नाइट्रो, जानते हैं नाइट्रो की नाइट्राइटो,
बताइए आप, नाइट्रो जानते हैं कि नाइट्राइटो? तो इसका नाम है नाइट्राइटो। दो बातें होती हैं, एक NO2 होता है, एक ONO होता है। अगर NO2 होता है तो इसको नाइट्राइटो N बोला जाता है, नाइट्राइटो N बोला जाता है, जबकि इसको नाइट्राइटो O बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग जरा बात करते हैं इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास है NO2, इसका मतलब ये नाइट्राइटो N है, तो पोटेशियम आपने लिख दिया। फिर इसमें जो बड़े कोष्ठक में बात करते हैं, ये आपका जो पहले केंद्रीय धातु परमाणु है इसको छोड़ देना आप, केवल आप पहले NO2 का नाम लिखिए। तो 6 है, 6 के लिए आप क्या लिखते हैं? हेक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेक्सा। और NO2 का नाम है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो यन, ऐसे आप लिखेंगे इसको, नाइट्राइटो यन। जब भी यन से शुरुआत होगी नाइट्राइटो यन लिखना पड़ेगा, ओ से शुरुआत होगी नाइट्राइटो ओ लिखना पड़ेगा। तो हेक्सा नाइट्राइटो यन। और CO का नाम आप लिखेंगे, CO का नाम। अगर आपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, बस आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इसके नियम कानून काफ़ी लंबे हैं जो यहाँ पे आपको नहीं समझाए जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कोबाल्ट, तो क्या यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे? नहीं, हमारा बड़ा कोष्ठक बाद में है ना, तो हम लिखेंगे कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट लिखेंगे। याद कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या कहा गया यहाँ पे? जब भी आपको बड़ा कोष्ठक बाद में लिखना हो, जैसे कि यहाँ पर है, आपको बड़ा कोष्ठक अगर बाद में लिखना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे? पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, और इसके नाम में 8 लगा के लिखेंगे। क्या लगा कर लिखेंगे? 8। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोबाल्टेट। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो यन कोबाल्टेट, इसका IUPAC नाम हो गया, नोट कर लिए होंगे आप। मैं चलता हूँ अब दूसरे वाले पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे का IUPAC नाम। इसमें जो दूसरा यौगिक है उसका IUPAC नाम क्या होगा? जरा आप फटाक से बताइए तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या होगा? नहीं याद आ रहा है आपको? चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा। इसमें कंफ्यूज होंगे आप, काफ़ी घुमाने वाला चीज़ है ये। कैसे? जरा देखिए इसकी ओर। लिखा हुआ है, एक काम मैंने गलत किया है, अभी मैं उसका नाम पूरा नहीं कर पाया था, उसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दी। क्या छोड़ दी? अब बताएंगे क्या? इसका नाम मैंने छोड़ दिया था उसका ऑक्सीकरण संख्या। तो पोटेशियम, उसके बाद हेक्सा, इसका नाम था पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो डैश देके यन, और फिर कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। लेकिन इसके कोष्ठक में हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी रोमन अंक से लिखनी पड़ती है। तो चलिए जरा इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। K3CO, फिर NO2 और उसके नीचे 6 बराबर 0 होगा इसका यौगिक है। तो पहले देखिए इसमें पोटेशियम है, 3 ठो है, तो 3 गीड़े पोटेशियम का लिख दीजिएगा आप, प्लस जिसका निकालना है आप उसको लिख दीजिए, प्लस NO2 का ठो है, 6 ठो है, तो 6 गुणा आप लिख दीजिए NO2 का, NO2 का, ध्यान दीजिएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम का आप जानते हैं हमेशा ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, +1। और यहाँ पे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का आपको यक्स मानना पड़ेगा, और इसका 6 गुणे NO2 पे होता है -1। नाइट्राइट आयन जी, नाइट्राइट आयन NO2 पे माइनस, बराबर 0। बराबर 0 हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये यौगिक है। अगर इसके ऊपर 2 माइनस 3 माइनस लिखा होता तो हम उसी को यहाँ पे लिखते, याद कर लीजिएगा आप। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे तो हो गया इसका +3, ये हो गया +x, और ये हो गया -6 बराबर 0। तो आप देखेंगे कि -6 में से 3 घट जाएगा, बराबर 0 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, वो भी किस चिन्ह में? प्लस में। तो यही आपको 3 रोमन अंक से पीछे इसके कोष्ठक में लिख देना था, 1 2 3। ये हो गया आपका इसका पूरा नाम, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो यन कोबाल्टेट। हो जाएगा ना? ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लेंगे। चलिए तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको ध्यान देने का प्रयास करते हैं। क्या होगा देखिए आप, अगले वाले का नाम लिखिए। अगले वाले का नाम, अगला जो नाम है इसका नाम है Fe4 FeCN6 थ्राइस, Fe4 FeCN6 थ्राइस।
तो देखिए अब हम लोग इस दूसरे यौगिक का नाम लिखना शुरू करेंगे। तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें देखिए कि लिखा कैसे है। ये लिखा है Fe4 FeCN6 और उसके नीचे होल थ्राइस। तो जब भी आपके ऐसे यौगिक लिखे जाते हैं तो हमने नॉर्मली देखा है कि आयन विपरीत दिशा में ही जाते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा है Mg3N2, तो इसमें क्या हुआ था, जो 2 था Mg का था और जो 3 था वो नाइट्रोजन का था। Mg के ऊपर चला गया था आपका 2+ और नाइट्रोजन के ऊपर चला गया था 3-। वही कहानी आपकी इसमें होने वाली है कि ये जो इसका 3 है वो Fe के ऊपर जाएगा, जो इसका 4 है वो इसके ऊपर आएगा, मतलब जाएगा Fe के ऊपर 3+। कितना प्लस जाएगा, 3+। और जो आपका बड़े कोष्ठक में है FeCN6 का होल थ्राइस जो था ये खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर चला जाएगा आपका 4-। तो आपको इनका नाम लिखना पड़ेगा। जो आपका Fe है इसका नाम तो आप आयरन जानते ही हैं, आयरन, और इसके वे कोष्ठक में 3 लिख दीजिएगा। और इसका नाम बड़े कोष्ठक का आपको मालूम ही होगा कैसे निकालना है। पहले मैं इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेता हूँ। FeCN6 के ऊपर 4- की, FeCN6 के ऊपर 4- की ऑक्सीकरण संख्या। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो पहले Fe का आपको x मान लेना है और प्लस 6 गुणे आपको Cn- का लिखना है। तो Cn- का -1 होता है और बराबर आवेश लिखना है -4 होता है। तो x -6 आ गया, बराबर आपका आ गया -4। x बराबर -4 और प्लस कितना आ गया 6, तो x बराबर कितना आ गया +2। x बराबर कितना आ गया +2। चलिए जरा इसका नाम लिख लिया जाए। नाम कैसे लिखा जाएगा, आपका यौगिक क्या था एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, Fe3, उसके बाद आपका आया K4, सॉरी K4 नहीं है, K4 नहीं है, आगे देखिए आप लोग, Fe है, उसके बाद Cn6 है और यहाँ पे थ्राइस है। एक चीज़ मैंने और गलती की, यहाँ पे Fe के नीचे 4 था, Fe के नीचे 4 था, यहाँ पे 4। अब देखिए इसका नाम देखिए आप लोग, क्या नाम होगा इसका। पहले तो आपको इसका नाम लिख देना है, वो भी काउंटर आए ना तो साधारण नाम लिखेंगे। तो इसका साधारण नाम होगा आयरन। चूँकि इसकी भी आवेश पे 3 आया हुआ था +3, इसीलिए इसका भी 3 लिख दीजिए, क्योंकि आयरन जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक बार 2 प्रदर्शित करता है, एक बार 3। तो आपको मालूम होना चाहिए 2 प्रदर्शित किया कि 3। तो जो बाहर वाला हमारा था Fe, जरा यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इसने क्या प्रदर्शित किया है, यहाँ पर इसने प्रदर्शित किया Fe 3+। और जो अंदर वाले का हमने निकाला था, जरा इसको देखिए, इसमें आया था Fe का कितना +2+। तो दोनों पे फोकस करेंगे हम लोग। चलिए अब जरा हम लोग नाम लिखते हैं। तो बाहर वाले का नाम तो हमने लिख दिया, अब अंदर वाले का नाम लिखने के लिए पहले इसका नाम लिखना है, लिगेंड का। लिगेंड कितना है 6 है, तो हेक्सा लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे हेक्सा। और Cn का नाम आप क्या जानते हैं, सायनाइडो, सायनाइडो जानते हैं, सायनाइडो। और या फिर बाद में है ना, फिर बाद में आया, इसीलिए इसका नाम आप लिखेंगे फेरेट। क्या नाम लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आपने निकाला, 2 निकाला, तो ये इसका नाम हो जाएगा आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए, आपका नाम हो गया यूपीएससी नाम। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक आपके लिए मैंने होमवर्क बता दिया है क्या है। इसमें आप बर्नर सिद्धांत की अभिधारणा पढ़ के आएंगे घर से, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर पढ़ेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा भी एक बार। उसके बाद आपको ये सवाल मैं दे रहा हूँ, आप इस सवाल को ज़रा लगाइए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मैं इस सवाल को भी आपको कराऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में ऐसा एक सवाल जरूर आने वाला है, फिक्स आने वाला है, याद रख लीजिएगा। सवाल को आप नोट करिए और इसको लगा के आइएगा। वीडियो पॉज करिए, सवाल को नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, आपको एक सवाल फिर मिला, ईंधन सेल क्या है। ये मैंने आपको बता दिया था कि सिलेबस में आ गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और H2O2 ईंधन सेल के बारे में आपको बताना है, जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, 2 नंबर में आपसे पूछा गया है, तो आप परिभाषा लिखिएगा और इसमें छोटा सा बस आप विवरण दे दीजिएगा। चित्र आदि बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ के रिएक्शन देखिए, 4 रिएक्शन है, 4 के चारों रिएक्शन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इनको पढ़िए और बताइए कि ये रिएक्शन है क्या। अभी मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया है, ताजे ताजे रिएक्शन है सब। जरा इनका नाम भी बताइएगा, जरा इनका नाम भी बताइएगा, इन रिएक्शंस का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में झोंकिएगा तो नाम इनका सारा। मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक सवाल है आपका
जो मैं आज की क्लास में नहीं ले पाया कल की क्लास में लूँगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। ठीक है, चलिए।